गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है और 8 बज के ठीक अब 4 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 8 नवंबर 2024। आज 8 नवंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मितुल, मनप्रीत कौर, हुमायरा कमाल, दीपक कुमार, अनुपाल, चंचल, शिवानी चौरसिया, शशि बाला, सना अंसारी, कृष्णा देवी और नम्रता सिंह, इनके कमेंट्स हैं जो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। साथ में जुड़ी हैं दीपिका, वाओ, मोहम्मद असद रजा, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। रश्मि शर्मा, हेलो। सुम्या, मेघा चौहान, मालती, सोनू सोलंकी, नीलम ठाकुर, शालू, ममता, श्वेता गौर, चमेली, अभिलाषा, मनीषा, नायमा, प्रवीण, आइए सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी मौर्यन पीरियड के बारे में, एम्परर अशोका के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में। हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री। आज हम जानेंगे कि मौर्यन एम्पायर के समाप्त होने के बाद क्या हुआ, यानी कि आगे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले दिस इज एंशियंट हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। और हेडिंग डाल लीजिए पोस्ट मौर्यन पीरियड। जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मौर्योत्तर काल, जिसे आप कह सकते हैं मौर्योत्तर काल। सर, आपने अशोका धम्म नहीं पढ़ाया। ओके, देखिए, धम्मा ऑफ अशोका या अशोक का धम्म, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब कलिंग युद्ध हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन इतना ज्यादा विचलित हुआ कि अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो बुद्धिस्ट बन गया। मोगलीपुत्तिस नाम का एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था, उसी ने अशोक का धर्म परिवर्तन किया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा उसे बौद्ध शिक्षाएं दी गई, उसे बुद्धिस्ट टीचिंग से दी गई। अब आपका सवाल है कि अशोक का धर्म क्या है। अब देखिए, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो सबसे पहली चीज तो उसने ये कसम खाई कि वो आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा, और ऑब्वियसली हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, अगली चीज, अगली चीज, अशोक का धम्म ये कहता है, या आप कह सकते हैं कि अशोक के धम्म में हमें देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। अशोक का ऐसा मानना था
कि मेरे धम्म में किसी भी देवता की पूजा करना या कोई भी धार्मिक कर्मकांड को करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसी भी प्रकार के रिलीजियस रिचुअल्स करना, यज्ञ करना, देवी देवताओं को पूजना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक का ऐसा कहना था कि जैसे जिस तरीके से जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही राजा होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझूं। और यही रीजन है कि अशोक का जो सबसे पहला रॉक एडिक्ट है, जो सबसे पहला शिलालेख है, उसमें अशोक ने सबसे पहली ही बात क्या लिखवाई है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। अशोक का ये कहना है कि जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी शिक्षाएं देते हैं, वैसे ही राजा होने के नाते एक राजा का भी कर्तव्य है कि वो ये सारे के सारे काम अपनी प्रजा के लिए करे। अशोक का जो धम्म था वो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग्स या बौद्ध शिक्षाओं से ही इंस्पायर्ड था या उन्हीं से ही प्रेरित था। ऐसी कई समस्याएं होती थी राज्य में भाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में या मौर्यन साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, और क्योंकि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, इसीलिए कई बार ऐसा हुआ करता था कि किसी भी विचार को लेकर या किसी भी थिंकिंग या सोच को लेकर आपस में डिस्प्यूट हो जाया करते थे, आपस में मतभेद हो जाया करते थे। अब ऐसे मतभेद ना हो, इसीलिए अशोका अपॉइंटेड धर्मा मिनिस्टर्स इन हिज एम्पायर। अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की। अब ये धर्म महामात्य कौन हुआ करते थे? ये वो लोग हुआ करते थे, या ये वो धर्मात्मा या ये वो संत हुआ करते थे जिनका काम अशोक के धर्म और बुद्धिज्म की टीचिंग्स को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाना हुआ करता था। तो धम्म महामात के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई, जो कि जगह जगह घूमकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। और आप जानते हैं कि इसी के अलावा अशोक ने अपनी सारी की सारी शिक्षाएं, अशोक ने अपने सारे के सारे निर्देश अभिलेखों पर लिखवाए, शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर, गुफा अभिलेखों पर और अलग अलग स्थानों पर अपनी सोच, अपने विचारों को उसने विभिन्न अभिलेखों के रूप में लिखवाया। और आप जानते हैं कि वही अशोक के अभिलेख भारत में सबसे पुराने अभिलेख कहलाते हैं, जो आज भी मौजूद हैं, आज भी अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, जिसमें वो सारी की सारी बातें लिखी हैं जो अशोक ने फॉलो की और फॉलो करवाई। समझ गए बात? बस इतनी सी बात थी अशोक के धर्म में, धम्मा जिसको बोला गया है, धम्मा ऑफ अशोका। चलिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल की। लिखेंगे अबाउट 2200 years ago, the Mauryan Empire declined. हिंदी में लिखिए लगभग, हिंदी में लिखेंगे लगभग 2200 साल पहले, अबाउट 2200 years ago, लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया या मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड। आज से लगभग 2200 साल पहले मौर्यन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और लिखेंगे आफ्टर दैट मैनी किंगडम्स राइज्ड, आफ्टर दैट मैनी किंगडम्स राइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और इसके बाद हमारे देश के विभिन्न जगहों पर या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। और ध्यान रखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, कुछ विदेशी राजा आए जिन्होंने यहाँ के क्षेत्र पर अधिकार करके यहाँ पर क्या किया,
शासन किया। तो चलिए कहाँ कहाँ पर किसका शासन रहा ये आपको जानना जरूरी है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें, तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग अगले 100 सालों तक शासन रहा इंडो ग्रीक्स का या हिंद यूनानियों का, फॉर अबाउट 100 years। लगभग 100 साल तक, लगभग 100 साल तक भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, लगभग 100 साल तक भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिंद यूनानियों का शासन रहा या इंडो ग्रीक्स का शासन रहा। इसके बाद, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार किया तिथियंस ने। तिथियन, जिन्हें शक भी कहा जाता है, जो कि कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से। लिखेंगे दे हैड 5 branches इन इंडिया। इनकी भारत में 5 शाखाएं हुआ करती थी। इनकी भारत में 5 शाखाएं हुआ करती थी। और लिखेंगे सम ऑफ देम रूल्ड फॉर अबाउट 500 years। और लिखेंगे इनमें से कुछ ने लगभग 500 साल तक शासन किया। 500 साल तक का मतलब जब तक गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा भारत से शकों का अंत नहीं कर दिया गया। जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो गुप्ता पीरियड या गुप्ता डायनेस्टी में ही गुप्त वंश का सबसे महान राजा हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। यही वो राजा था, यही वो शासक था जिसने भारत से शक वंश का अंत किया था। और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में शासन स्थापित हुआ कुषाण्स का या कुषाण वंश का। और ध्यान रखेंगे दे रूल्ड फॉर अबाउट 200 years इन इंडिया। इनके द्वारा, इनके द्वारा भारत में लगभग 200 साल तक शासन किया गया, उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में। ये कहलाते हैं कुषाण। और ये आए कहां से थे, फ्रॉम वेस्टर्न चाइना। ये पश्चिमी चीन के लोग थे। इन्हीं का सबसे महान राजा कुषाण वंश का हुआ कनिष्क। नोट कर लीजिए फटाफट से, और जो बात समझ में नहीं आई हो वो पूछ लीजिए।
मौर्य वंश। सर चंद्रगुप्त मौर्य ही चंद्रगुप्त सेकंड था जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर एक बार सीक्वेंस में बता दीजिए बेटे, सीक्वेंस में तो बताया जा रहा है। मौर्यन एम्पायर समाप्त होने के बाद, ठीक है, भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए, और वो जो विदेशी आक्रमण थे वो किस किस के द्वारा किए गए? सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, उसके बाद सीथियंस यानी कि शक, और उसके बाद कुषाण। समझ गए? लेकिन भारत में, लेकिन मौर्य साम्राज्य जहां पर स्थापित था वहां पर एक और राजवंश स्थापित हुआ। बेसिकली मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ करता था बृहद्रथ। हो सकता है शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अगर ये सुना सुना नहीं बल्कि सूना सूना लग रहा है, टुडे इज माई बर्थडे, प्लीज सर विश मी। ओके जी, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपके जन्म दिवस की, अवतरत है ना, अवतरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, हमने आपको बर्थडे विश कर दिया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि पार्टी दावत कहाँ पर है, तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। अब जब आपने विश करवा लिया है तो फिर तो पार्टी भी देनी बनती है, नहीं? सर मौर्य साम्राज्य इंडियन था, बिल्कुल इंडियन था। मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ, ठीक है, और बृहद्रथ का ही एक सेनापति हुआ करता था, एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जो कि ब्राह्मण था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके भारत में एक और वंश की स्थापना की, विच इज नोन एज शुंग वंश या शुंगा डायनेस्टी। तो आप कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, लिख लीजिए पुष्यमित्र शुंग, फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। फिर तो सर गिफ्ट लेकर भी जाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल जाना पड़ेगा, हमने कब मना किया। अब पहले बर्थडे की पार्टी तो मिले, जब पार्टी में जाएंगे तभी तो गिफ्ट लेकर जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है विश करने का, वो हमने कर दिया। अगला स्टेप होता है पार्टी में इनवाइट करने का। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है पार्टी अटेंड करने का। और जैसे ही वहां पर केक कटने का, तो केक कटते ही, है ना, सारे के सारे उपहार मिलते हैं। तो बिल्कुल यही करना है। उत्तर और मध्य भारत में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई है। लिख लीजिएगा, दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसी को भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसे भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था,
और उसी के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश कहलाता है। आफ्टर शुंगा डायनेस्टी के बाद उत्तर और मध्य भारत में स्थापना हुई कण्वा डायनेस्टी या कण्व वंश के, जिसकी स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई। इसकी स्थापना वासुदेव नामक शासक के द्वारा की गई। इसके अलावा लिखेंगे अबाउट 2100 ईयर्स अगो आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड। लगभग 2100 साल पहले आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सर आपका बैक पेन ठीक हुआ? पूरी तरीके से तो नहीं, हाँ, लेकिन पहले से काफी बेटर है। आंध्र सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, जिसकी स्थापना सिमुख नामक शासक के द्वारा की गई। इसकी स्थापना सिमुख नामक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। इस वंश ने लगभग 400 वर्ष तक इस वंश ने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के द्वारा लगभग 400 साल या 400 वर्ष तक शासन किया गया। लिखेंगे 1700 ईयर्स अगो। 1700 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, उत्तरी और मध्य भारत में स्थापना हुई गुप्ता एम्पायर की या गुप्त साम्राज्य की। और 1700 साल पहले ही पश्चिमी भारत में, वेस्ट इंडिया में स्थापना हुई वाकाटक डायनेस्टी की। आप कह सकते हैं कि गुप्त वंश और वाकाटक वंश एक दूसरे के कंटेम्परेरी या एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में
सर जी सिमुख है या श्रीमुख? सिमुख है बेसिकली, सिमुख। सर आपने न्यू हेयर कट किया? मैंने नहीं किया भाई, ये तो सैलो वाले ने किया। मेरे को कहाँ हेयर कट करना आता है। मैंने उसको बोला था यार छोटे कर दियो, वो ज़्यादा सीरियस ले गया मेरी बात को, उसने ज़्यादा छोटे कर दिए। कोई नहीं, घर की खेती है, थोड़े दिनों में फिर आ जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। सर समझ में नहीं आ रहा है बेटे, देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब तक मौर्यन एम्पायर चल रहा था तो लगभग, है ना, पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम, उत्तर सेंट्रल वेस्टर्न ईस्टर्न, पूरे के पूरे भारत में, है ना, सिर्फ और सिर्फ मौर्यन एम्पायर चल रहा था, मौर्य साम्राज्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, तो मौर्य साम्राज्य समाप्त होते ही यहां पर कुछ और नई नई डायनेस्टीज क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई। तो कहां कहां पर कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे ही मौर्यन साम्राज्य समाप्त हुआ तो भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए। अब उस विदेशी आक्रमण में सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, उसके बाद आए शक्सीथियंस, उसके बाद आए कुशान्स। ये मैंने आपको बताया। देखो एक्चुअली ना मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूं। अब जब मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूं तो हमें बहुत ही कम कम और बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। समझ रहे हो बात? अब अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से ही मेरे 3 बैच शुरू हो रहे हैं, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल और एक स्टैटिक जीके स्पेशल। ठीक है, अभी तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी ये सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में पढ़ने हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा टॉपिक है जिसमें हम शुंग वंश के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, उसके रूलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कण्व वंश, उसके बाद हम आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उतनी बात करनी नहीं है आपको। सर आपकी आवाज अच्छी है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो अगर आप लोग एसएसटी के ऑलरेडी टीचर हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी भी स्कूल में, है ना, अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे हिस्ट्री स्पेशल पॉलिटी स्पेशल बैच में आ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी का सोच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस बैच में हम केवल और केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। टीचर्स के लिए है वो बैच। अगर आप एसएसटी के टीचर हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा जो आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूल में या किसी को पढ़ाने के लिए। सर फी क्या है बैच की? 699 ओनली, 699 रुपए का बैच है। ठीक है, अगर आप बैच में एनरोल करते हैं उसकी वैलिडिटी 1 साल की है और लगभग आप ये मान के चलिए 5 से 6 महीने तक हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ये पढ़ रहे होंगे। हिस्ट्री इज टू बोरिंग सब्जेक्ट, बस यही प्रॉब्लम है। ओके, कोई नहीं, आप एक बारी हिस्ट्री स्पेशल या पॉलिटी स्पेशल बैच में आएंगे तो आपका ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो जाएगा कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। तो 1700 साल पहले लगभग
गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई और वेस्ट इंडिया में पश्चिमी भारत में वाकाटक डायनेस्टी या वाकाटक वंश की स्थापना हुई। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ध्यान रखेंगे 2200 टू 1800 ईयर्स अगो, 2200 से 1800 साल पहले तक, 2200 साल से लेके 1800 साल पहले तक दक्षिण भारत में शासन रहा चोलास, चेरास एंड पांड्यास। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के द्वारा शासन किया गया। इसी के बाद दक्षिण भारत में ही अबाउट 1500 ईयर्स अगो, लगभग 1500 साल पहले पल्लवा डायनेस्टी यानी कि पल्लव वंश एंड चालुक्य डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। दक्षिण भारत में दो और साम्राज्य स्थापित हुए, कांची के पल्लव, कांचीपुरम के पल्लव और बादामी या वातापी के चालुक्य। सर चेर वंश हमने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लिया आपने। दक्षिण भारत में संगम काल में चोल, चेर और पांड्यों का शासन हुआ करता था और लगभग 1200 ईयर्स अगो और लगभग 1200 साल पहले पल्लव डायनेस्टी के ही स्थान पर स्थापना हुई द ग्रेट चोला एम्पायर यानी कि महान चोल साम्राज्य की। हालांकि एक चोल 2200 साल पहले भी थे, लेकिन हम 1200 साल पहले वाले चोल एम्पायर या चोला एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। सर हम तमिलनाडु से क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है ये तो फिर बताइए क्या किया जाए। लुंगी डांस, लुंगी डांस है, ऑल यू रजनी फैंस, हलाइवा, लुंगी डांस, लुंगी डांस कीजिए आप, लुंगी डांस। आप तमिलनाडु से क्लास ले रहे हैं, मेरे पास है ना, मेरे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के। मेरे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मैसेजेस आ चुके हैं लोगों के। सर चोल का राजा कौन था? बहुत सारे हैं राजा। राज फर्स्ट का नाम आपने सुना होगा, राजेंद्र प्रथम का नाम सुना होगा आपने।
सर ये सब लर्न करने होंगे, बहुत इजी है भाई। इसमें है ही क्या, मैंने केवल और केवल डायनेस्टीज के नाम ही तो लिखवाए हैं, ना मैंने किसी रूलर के बारे में लिखवाया, कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने। एम रहमतुल्लाह, सर मैं हैदराबाद से। अरे बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब फिर हैदराबाद इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। मैं रहा हूं हैदराबाद में, और हैदराबाद में वो यार पिस्ता हाउस की बिरयानी और वो पैराडाइज की बिरयानी, वाह, कमाल, बा कमाल, बेमिसाल, लाजवाब। हैदराबाद, जैसे ही हैदराबाद का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है, हैदराबादी बिरयानी, है ना। वर्ल्ड फेमस है हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी हलीम, वर्ल्ड फेमस। व्हाट रिलेशन टू अशोका इन मौर्यन डायनेस्टी? समझा नहीं मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं नागपुर से हूं, बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम मोदी नगर, ये रहा पास में मोदी नगर, है ना। जैसे ही आप मोदी नगर से रैपिड मेट्रो पकड़ेंगे, आरआरटीएस, तो लास्ट स्टेशन साहिबाबाद, बस जैसे ही साहिबाबाद स्टेशन से उतरेंगे, बस वहां से मेरा घर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये सारी की सारी वो डायनेस्टीज थी। मेघा चौहान फ्रॉम फरीदाबाद, ओके। फरीदाबाद से हमारे गहरे संबंध हैं। आई एम फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, यस, आई एग्री। छठ पूजा हो रही है सर, आप सभी लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरे ख्याल से छठ पर्व मेनली कल हो गई है। रमशा जावेद, आई एम फ्रॉम लखनऊ, यस, लखनऊ इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। लखनऊ मेरा चक्कर लगने वाला है, अगला चक्कर लखनऊ का ही है। वैसे तो मैं अक्टूबर में चला जाता हूँ लखनऊ, इस साल लेट हो गया, नहीं तो हर साल एक बार मैं लखनऊ जरूर जाता हूँ। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ, 9 बजे से क्लास लेनी है। हाँ, एक और चीज, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल बैचेस आ चुके हैं। अगर आप एनरोल करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिएगा। 699 फीस रहेगी, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी को अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप खासकर टीचर हैं एसएसटी के, या एसएसटी के टीचर बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो ये बैचेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको आपके स्कूल में बाकी एसएसटी के टीचर्स से बिल्कुल अलग बना देंगे ये बैचेस। आपका लेवल वो होगा, है ना, कि एसएसटी के टीचर्स आपके स्कूल में आपसे घबराने लगेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।